हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रलोक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राव सीके एजुकेशन में। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। आज बात करेंगे हम लोग वर्णमाला कि आखिर वर्णमाला क्या होती है, अक्षर क्या होते हैं, सब कुछ के बारे में आज जानकारी दूंगा मैं। बस इस वीडियो से जुड़े रहिए और अंत तक आप यही बोलेंगे कि इससे पहले कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब एकदम फोड़ के आऊँगा, किसी भी वनडे एग्जाम में बैठूंगा जिसमें हिंदी आती होगी। ठीक है, आइए बात करते हैं वर्णमाला के बारे में कि आखिर वर्णमाला क्या होता है। यानी कि वर्णमाला की जो परिभाषा होती है वह होती है कि वर्णों का एक व्यवस्थित समूह, जिसे कि हम वर्णमाला कहते हैं। आखिर यह वर्ण क्या होते हैं, इनका व्यवस्थित समूह क्या होता है, जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तो हम वर्णमाला को नहीं जान पाएंगे। आखिर क्या होते हैं वर्ण और क्या होती है वर्णमाला। अच्छा, आप लोगों ने कभी न कभी बाजार में गए होंगे, सुनार की दुकान पे गए होंगे, ठीक है, और वह सुनार माला बनाता है। और जब वह माला बनाता है तो उस माला में देखेंगे कि मोतियों को एकदम सीक्वेंस में अच्छे तरीके से पिरो करके उस माले को तैयार करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इस वर्णमाला में भी यही होता है कि वर्णों को एक सीक्वेंस में अच्छे तरीके से रखा जाता है, तभी उसे हम वर्णमाला कह पाते हैं। यानी कि आइए बात करते हैं कि कैसे। क्या हम अगर यहाँ पे लिखेंगे क, यहाँ पे लिख दिए ख, और यहाँ पे लिख देंगे ज, यहाँ पे लिखेंगे झ, यहाँ पे अइया लिख देंगे, तो क्या मैं इसे वर्णमाला कहूँगा? आप लोग बताइए, क्या वर्णमाला इसे कहेंगे? अभी वर्णमाला की परिभाषा हमने पढ़ा है, यहाँ पे व्यवस्थित समूह होना चाहिए। क्या यह व्यवस्थित है? जी बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हम इसे वर्णमाला नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यह व्यवस्थित नहीं है। तो फिर हम वर्णमाला किसे कहेंगे? यानी कि वर्णमाला होने के लिए इसका व्यवस्थित समूह होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे च, छ, ज, झ और अइया। ऐसे ही सीक्वेंस में लिखते हुए जब हम यहाँ तक ज्ञ तक आएंगे तब इसको हम वर्णमाला कहेंगे, क्योंकि यह एक इसका व्यवस्थित समूह हो जाएगा। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। यानी कि हम इसे वर्ण बोल सकते हैं। अगर वह व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा है तो हम उसे वर्ण समूह बोल सकते हैं, लेकिन हम जब उसे वर्णमाला बोलेंगे तो उसे हम क्या लिखेंगे? एक व्यवस्थित समूह में लिखेंगे, तब वह वर्णमाला होता है। उम्मीद है वर्णमाला एकदम क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। यानी कि यहाँ पे भी देखिए लिखा है मुख्य शब्द में वर्ण प्लस व्यवस्थित समूह, यानी कि वर्णों का व्यवस्थित समूह बनकर के ही क्या होता है? वर्णमाला होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अगर वीडियो लाइक करिए अगर पसंद आए तो। ठीक, अब बात करते हैं कि आखिर ये अक्षर और वर्ण क्या होते हैं, तभी हम जान पाएंगे आगे हिंदी, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं भाई, हिंदी हमारी राजभाषा है। अच्छा, भाषा को कितने प्रकार में बताया जा सकता है? तो भाषा को 3 प्रकार में बताया जा सकता है। भाषा को 3 प्रकार में बताया जा सकता है। अब वह 3 प्रकार कौन कौन से हैं जिस प्रकार में हम भाषा को बता सकते हैं? तो पहला जो मैं बोल रहा हूं, यानी मौखिक रूप। ठीक है, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं यह क्या है? मौखिक रूप है, यह भाषा का एक रूप है। दूसरा जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? लिखित रूप हो जाएगा। और तीसरा जो है सांकेतिक रूप, जैसे कि मैं कोई गूंगा होता है,
बस ऐसे करता है कि नहीं करता है? तो वह संकेत से बात करता है, वह भी एक भाषा का रूप है। यानी कि भाषा 3 प्रकार की होती है। एक हमारा होता है कौन सा? मौखिक रूप हो जाएगा, एक मौखिक रूप हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा सांकेतिक रूप। क्या हो जाएगा? सांकेतिक रूप। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे लिखित रूप। यानी कि भाषा को व्यक्त करने के 3 ही रूप हैं, एक है मौखिक, एक है सांकेतिक और एक है लिखित रूप। उम्मीद है यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या अक्षर और वर्ण में अंतर होता है। ठीक, यानी हम अक्षर किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। तो अक्षर की परिभाषा होती है कि जो ध्वनि मुख से निकलकर श्रोता के कानों में स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। यानी कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपके पास और कोई हो तो वो भी सुन रहा होगा। अगर 10,000 लोग रहेंगे तो वो भी सुनेंगे, 20,000 लोग रहेंगे तो वो भी सुनेंगे। यानी कि मैं जो बोल रहा हूं, मेरे मुख से जो ध्वनि निकल रही है वह निकल कर आप लोगों के कानों में स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, या फिर ब्रह्मांड में, आकाश में विलुप्त हो जाती है। वही अक्षर होता है, उसी को अक्षर कहते हैं। अक्षर मतलब होता है अधन क्षर। अक्षर का मतलब क्या होता है? अधन। पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं पहले। अक्षर का मतलब क्या होता है? नहीं, पेन सही है। अक्षर का मतलब, अक्षर का कलर, अक्षर मतलब क्या होता है? अधन क्षर, इसे बोलते हैं अक्षर। ठीक है, अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब होता है नहीं, और छ मतलब होता है नष्ट, नष्ट या खत्म जिसे बोलते हैं। यानी जो खत्म न हो। तो क्या मैं अभी जो बोला हूं उसे आप लोग खत्म कर देंगे मेरी ध्वनि को? मैंने बोला जैसे अ, यानी यह क्या है? यह अक्षर है ख, इसे हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं। एक बार मैं बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण की परिभाषा सिंपल सी परिभाषा होती है मेरे दोस्त, की मुख से निकली हुई ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। यानी कि मैं जो मुख से अपने बोल दे रहा हूं, जैसे कि मैं बोल दिया यहाँ पे च, यहाँ पे मैं बोला च, लेकिन च बोलने के साथ साथ मैं उसको यहाँ पे क्या कर दिया हूं? लिख दिया हूं। और जब मैं लिख दिया हूं तो यही क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। और इस वर्ण को हम खत्म कर सकते हैं, इसे हम नस्वर कर सकते हैं, इसे हम मिटा सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे। लेकिन अक्षर को हम नहीं मिटा सकते हैं। बस यही छोटा सा अंतर है अक्षर और वर्ण में। उम्मीद है आप लोग एकदम क्लियर हुआ होगा, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यानी कि जो मैं भी, जो कुछ भी मैं बोलूंगा, क हो गया, ख हो गया, च हो गया, प हो गया, ट हो गया, जो भी बोलूंगा, अगर मैं उसको लिखित रूप में व्यक्त कर दूंगा तो वही वर्ण हो जाएगा। समझ में आया एकदम अच्छे तरीके से? चेहरे पे एकदम स्माइल आ गई होगी कि वाह, आज तक कभी नहीं समझ में आया लेकिन आज समझ में आ गया। तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के लिए। एकदम बस इत्मीनान से एकदम अच्छे से क्लास को देखिए और हिंदी में एकदम फोड़ करके आइए। ठीक, अब बात करते हैं कि अगली स्लाइड पे क्या लिखा गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारा एग्जामिनर होता है किसी भी एग्जाम में हिंदी में, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बनता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक तीसरा यहाँ पे होता है कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे
छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? तो वर्ण होती है। क्या होती है दोस्तों? वर्ण होती है। वहीं पे बात करेंगे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक मतलब जो हम मुंह से बस बोलते हैं, ध्वनि, यानी यानी कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। यानी कि ध्वनि, जो मैं मुख से बोल रहा हूं, जो ध्वनि निकल रही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक मतलब होता है सधन अर्थक। सधन अर्थक मतलब जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। वर्ण का तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं, ध्वनि से कोई अर्थ निकलेगा नहीं। यानी सार्थक, सार्थक मतलब होता है सधन अर्थक। क्या होता है? सधन अर्थक, यानी सार्थक। सार्थक मतलब अर्थ के साथ हो, अर्थ के साथ हो। तो इसकी सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। क्या होती है भाई? शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है, जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। जैसे कि मैं बोल दिया, चलो अपना नाम ही बोल दिए, आपके नाम का कोई ना कोई अर्थ होगा। जैसे मेरा नाम घर का आलोक है, तो मेरे नाम का कोई ना कोई अर्थ है, सार्थक इकाई है कि नहीं है? जिसमें अ है, ल है, क है, तो इसका कोई ना कोई अर्थ है। जैसे आलोक का अर्थ है प्रकाश, ठीक है। इसी प्रकार से आपका भी कोई नाम होगा, उस नाम का भी कोई अर्थ होगा। तो वही होती है सार्थक इकाई। यानी कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। उम्मीद है एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद यहां से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा, कि कुल वर्ण, यानी कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, अगर कोई आप लोग जानते हैं, वहां बैठे हैं, तो बताइएगा कि वर्णों की संख्या क्या होती है। तो जो पहले हिंदी होती थी, अभी मतलब कि उसमें वर्ण कितने थे? 52 वर्ण थे, ठीक है। लेकिन हमारी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने एक और वर्ण इसमें जोड़ दिया है, इसलिए वर्ण अब कितने हो गए हैं? यहाँ पे 53 वर्ण हो गए हैं। कितने वर्ण हो गए हैं? 53 वर्ण हो गए हैं। और जो वर्ण इसने जोड़ा है, उस वर्ण का नाम है विशिष्ट व्यंजन। उसका क्या नाम है? जो इसने वर्ण जोड़ा है, आप लोग बताएंगे क्या नाम है? विशिष्ट व्यंजन। सॉरी, क्या नाम है उसका? विशिष्ट व्यंजन। और उसका जो साइन है, उसका साइन कुछ इस प्रकार करके है। उसका साइन जो है कुछ इस प्रकार करके, यही विशिष्ट वर्ण को जोड़ा गया है। अब वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? तो 53 हो गई है, ठीक। जिसमें से कि 11 क्या है, जिसको हम लोग बांटेंगे। 11 क्या है? स्वर हैं। 33 व्यंजन हैं। 2 अयोगवा हैं। 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 2 द्विगुण व्यंजन हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि 11 स्वर कौन कौन से हैं। तो 11 स्वर जब हम बात करेंगे, तो क्या करेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, अ हो गया, आ हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया,
री हो जाएगा हमारा, ऋषि रा वाला री क्या हो जाएगा, री। उसके बाद हो जाएगा ए, ए, ओ और औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे 11। अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। अब आप लोग सोचते होंगे कि अरे ये देखो इनको तो कुछ आता ही नहीं है, अंग अहा कहाँ गायब हो गया, अंग अहा भी तो स्वर ही है। लेकिन नहीं दोस्तों, हम अंग और अहा को स्वर में नहीं गणना कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो बात की बात अलग है जब वहां पे एक एग्जाम में पूछेगा कि कुल स्वरों की संख्या तो 13 होती है, और अगर पूछेगा उच्चारण के हिसाब से स्वरों की संख्या तो 10 ही होती है। लेकिन नॉर्मली पूछेगा कि स्वर की संख्या कितनी होती है तो 11 होती है, ठीक। अब बात करेंगे कि व्यंजन, यानी कि हमारे जो व्यंजन, हम लोग इस स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे लिखेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं। तो हमने बात किया है व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, ठीक। अब बात करेंगे कि आखिर वह व्यंजन कौन कौन होते हैं। तो पहला तो हो जाएगा क, ख, ग, घ और अंगा, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या, च, छ, ज, झ, इया। इसको अड़ा नहीं अइया बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अइया, ठीक। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा ट, फिर ठ, ड, ढ और हो जाएगा अड़ा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा त, फिर थ, द, ध और न। फिर आ जाएगा प, फ, ब, भ और म। उसके बाद आ जाएगा य, र, ल, व, श। फिर आ जाएगा हमारा श, श और ह। यानी कि यही वह 33 व्यंजन हैं जिसे हम लोग व्यंजन बोलते हैं, वह यह 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अब अभी हम जब यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन, जैसे य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, स, 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 ह को उसमें व्यंजन कहते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा बाद में जानेंगे सीक्वेंस में, ठीक है। अभी बात करते हैं व्यंजन कितने हैं, ठीक, समझ में आया। अब व्यंजन के बाद 11 स्वर मैंने वहां बताया था और व्यंजन मैंने 33 यहाँ बता दिया, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे फिर दो क्या थे, अयोगवाह। क्या थे, अयोगवाह। अयोगवाह की कितनी संख्या है, 2 है, ठीक। और वह कौन कौन से हैं, 2 अयोगवाह कौन कौन से हैं, तो 2 अयोगवाह जो हैं वह एक है अंग और एक हो जाएगा आहा। यानी कि यही 2 अयोगवाह हैं जिसे आप लोग स्वर में गिनते हैं, उसका नाम यहाँ पे अयोगवाह रखा गया है। इसको हम अयोगवाह में गणना करते हैं। उम्मीद है एकदम अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 4 क्या थे, संयुक्त व्यंजन थे। 4 क्या थे यहाँ पे,
संयुक्त व्यंजन। संयुक्त संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या हम लोगों ने कितना देखा है? 4। अब कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है? तो एक है हो जाएगा छ, त्र, ज्ञ और एक हो जाएगा हमारा श्र। ये स्त्री वाला श्र, ठीक है, जो कि अभी लगाते हो ना आप लोग अपने पापा के नाम में श्री, वही स्त्री वाला श्र। अच्छा, इसे हम संयुक्त क्यों कहते हैं? तो संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जोड़, यानी कि यह संयुक्त यानी कि किसी न किसी व्यंजन से मिल करके बना होगा, तब हम इसे संयुक्त बोलते हैं। तो यह किस व्यंजन से मिलकर बना है? यानी ये जो छ है, छत्री वाला छ, यह किस व्यंजन से मिलकर बना है? तो पहले क्या लिखेंगे इसमें? यह किस व्यंजन से मिलकर बना है? तो लिखेंगे इसमें आधा क। हिंदी में आधा लिखने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आधा क और ये श, यानी कि जो ये छत्री छ वाला छ बनता है, यह आधा क और श से बनता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कश। क्या बोलते हैं? कश। अगर इसका हमें एक क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए छ का वर्णमाला में स्थान कहाँ है, तो यह किसके योग से बना है? क से, यानी क इसमें पहले आ रहा है, तो वहां पे हम लोग इसको वर्णमाला में इसका स्थान क के बाद होता है, क और ख के बीच में होता है इस छ का स्थान। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बात करते हैं त, यानी कि त्र। त्र बना है आधा त और धन र से। इसमें र की आवाज आ रही है, देखो त्र त्र, तो आधा त और धन र, यानी कि त और र से मिलके क्या बना है? ये त्र बना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। बात करते हैं कि आखिर ये ज्ञ, तो ग जो बना है आधा ज से बना है और अइया, कौन सा? अइया से बना है। आधा ज और किससे किससे बना है? तो दोस्तों आधा ज, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉरी, आधा ज और अइया से मिलके बना है, ठीक। अब बात करेंगे कि आखिर ये श्र किससे मिलके बना है। तो जो ये श्र बना है हमारा, तो आधा स और धन र से मिलके बना है, यानी आधा स धन र से मिलके बना है कौन? श्र, ठीक है। उम्मीद है एकदम अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं कि कितने हो गए? 11 व्यंजन, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवा और 4 संयुक्त व्यंजन। अब बात करते हैं क्या बचे? 2, तो 2 बचे हमारे द्विगुण व्यंजन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन बोलते हैं इसे, या फिर उत्क्षिप्त भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं, या फिर हम इसे द्वित्व व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? जो हमारे ये वाले होते हैं, एक हो जाएगा अड़
और एक हो जाएगा अढ़। यानी इन दोनों व्यंजनों को हम लोग क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, या फिर इन्हीं का नाम द्वित्व व्यंजन होता है। उम्मीद है कि एकदम अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। और मुस्कुराते रहिए, लाइफ में कुछ नहीं रखा है, चेहरे से मुस्कान नहीं जानी चाहिए। समझ में आया? आगे आइए बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या हमें ये कैसे पता चला कि जो कि ये क है ऐसे ही लिखा जाता है, क ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, ख ऐसे ही क्यों लिखा जाता है? क्या मैं इसे ख नहीं बोल सकता, इसे क नहीं बोल सकता? मैं इसे प ही क्यों बोलता हूं, मैं इसको ट क्यों नहीं बोल देता? है कि नहीं इंटरेस्टिंग बात जानने वाली, कि आखिर हम इसको क्षत्रिय छ क्यों न बोलते हैं, इसको हम लोग त्र क्यों नहीं बोल सकते? या फिर हम जब क को लिखते हैं आधा तो हम क को आधा ऐसे क्यों लिखते हैं, और वहीं हम लोग न को आधा ऐसे क्यों लिखते हैं? हम लोग स को आधा ऐसे लिखते हैं और वहीं पे जब छ लिखते हैं तो आधा हम हलंत लगा के लिखते हैं। कभी सोचने के बारे में आप लोग जानकारी लेने के बारे में सोचा है कभी कि हम लोग ऐसे ही क्यों लिखते हैं? कभी नहीं, कभी सोचा ही नहीं होगा कि आखिर हम क को ऐसे क्यों लिखते हैं, क्यों ना हम इसको प बोलते हैं। तो यह सब बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। ठीक है, तो बात करते हैं कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि जो है एक केंद्रीय हिंदी निदेशालय है। जैसे कोई ना कोई संस्था होती है, जैसे आप लोग जहां पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अड्डा 24/7 हो गया, ठीक है, यह एक संस्था है। RWA हो गया, यह एक संस्था है। यानी कि वैसे ही हिंदी जो है हमारी सब्जेक्ट विषय जो हिंदी है, इसकी भी एक संस्था है जो इसे बनाई है। उसका हम लोग नाम है, क्या जानते हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक, यानी कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने सन 1983 में, कितने में? सन 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने सन 1983 में हिंदी भाषा और वर्तनी, हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसका मानकीकरण जारी किया। उसने मानकीकरण जारी किया और उसे प्रिंट कराया और फिर प्रस्तावित किया कि आखिर यह शब्द, यह वर्ड जो है इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। अगर इनकी अपेक्षा कोई और तरीके से लिखता है तो वह सरासर गलत माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यानी कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय सन 1983 में हमारी हिंदी भाषा और इसकी लिपि जो है देवनागरी लिपि का मानकीकरण जारी किया, जिसमें उसने बताया कि हमें हिंदी के वर्णों को कैसे लिखना है। समझ में आया? हमारी लिपि कौन सी है? हिंदी, देवनागरी, सॉरी, हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। आखिर यह लिपि होती क्या है? यह लिपि होती क्या है? तो किसी भी भाषा को लिखने का सही तरीका लिपि कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता की एक लिपि होती थी भाव चित्रात्मक लिपि। यानी उसे पढ़ा नहीं, उसका चित्र जो है वह भाव चित्रात्मक भाव पैदा करती थी अपने चित्र से। ऐसे ऐसे रहती थी कि नहीं, ऐसे करके पता नहीं कैसे कैसे ऐसे बस ऐसे लिखी रहती थी लिपि वह। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे हिंदी की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि, या इसी को हम लोग नागरी लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी की जो लिपि है वह कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। हमारे हिंदी की जो लिपि है वह कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए दिया है ना, हिंदी लिपि कौन सी है? देवनागरी
देवनागरी लिपि है। उम्मीद है आप लोगों को इतना एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय अंक एवं देवनागरी अंक क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंक जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 और 10, यह सब क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय अंक है। लेकिन जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मानकीकरण जारी किया तो उसने देवनागरी लिपि के अंक भी बताए, जो कि आप लोग अगर अपने गांव में पढ़े होंगे प्राइमरी वाले स्कूल में, तो उसमें हमें पढ़ाया जाता था। जैसे कैसे लिखते थे देवनागरी अंक को, ऐसे करके लिखते थे कि नहीं, 1 2 पढ़ते थे ना, 3 को ऐसे लिखा जाता था, 4 ऐसे लिखते थे, 5 6 7 8 को ऐसे लिखा जाता था, 9 ऐसे और 10 को ऐसे। यानी कि यह हमारे देवनागरी अंक है। इनको बताया कौन है कि यही ऐसे देवनागरी अंक लिखे जाएंगे? तो हमारी जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय संस्था है, जिसका मुख्यालय दिल्ली है, उसने मानकीकरण जारी किया जब 1983 में, तो उन्होंने वर्तनी के साथ साथ इन देवनागरी अंकों को भी बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से यह समझ में आ रहा होगा, जितना भी मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है समझ में आया, उम्मीद है। अब बात करेंगे हम लोग कि व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका क्या होता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि व्यंजन कैसे आधा लिखे जाते हैं, कैसे पूरा लिखे जाते हैं। तो यह किसने बताया था? देवनागरी लिपि ने बताया था कि व्यंजन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है, जिसमें से कि हमारे एक क और फ, हम लोग क को जब लिखते हैं तो ऐसे क्यों लिखते हैं और फ को हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनमें हम लोग हलंत लगा कर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये अंगा हो गया, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, यहाँ पे ये अंगा हो गया, ठीक है। छ हो गया, ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, अढ़ हो गया यहाँ पे, और द हो गया। यह सब क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं जब, तो इसको हम लोग हलंत लगा के लिखते हैं। क्या इसको हम लोग लिखते हैं? जब भी हम इसको आधा लिखेंगे तो हलंत लगा के लिखेंगे। क्यों लिखते हैं? कभी सोचा है आपने कि हम लोग इसको ऐसे क्यों लिखते हैं? यहाँ पे आधा कट जाता है और इसको हलंत लगा के लिखते हैं। हमारे कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसको हम लोग लिखते हैं जब, जिसको हम लोग कुछ लिखते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं, तो क्या लिखते हैं? उसकी खड़ी पाई हटा देते हैं। क्या करते हैं? उसकी खड़ी पाई को हटा देते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आखिर कि हमारी केंद्रीय हिंदी निदेशालय क्या कहती है। तो जो हमारी केंद्रीय हिंदी निदेशालय है वह यह कहती है कि जो भी वर्ण, यानी कि जो भी वर्ण खड़ी पाई को पार करते हो, अब खड़ी पाई को पार करते हो इसका मतलब हमारे जो भी वर्ण है, यह क्या है, जो भी यह पाई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खड़ी पाई बोलते हैं। लेकिन जब हम इसको इसे ऊपर से बोलते थे ना, अगर बचपन में पढ़े होंगे तो पापा, हम अधिक से क्या बोलते थे, ये जो माथा होता है उसको भरना ही भूल जाते थे, और तब तक पापा का झापड़ इधर छोटे दिमाग पे लगता था, चल चल माथा भर। तो इस माथे को आज से हम लोग माथा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग बच्चे नहीं हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शिरोरेखा। क्या नाम है इसका? शिरोरेखा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? शिरोरेखा बोलते हैं। तो आज के बाद जब भी आप लोग ऐसे इसका भरेंगे ऊपर से, जिसको माथा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शिरोरेखा। हमने शिरोरेखा नहीं लगाई है, ठीक है। उम्मीद है समझ में।
और जो ये वाली पाई होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खड़ी पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, खड़ी पाई। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, खड़ी पाई बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा खड़ी पाई। ठीक वैसे ही देखो यहाँ पे कम है कि नहीं, एक खड़ी पाई है यहाँ पे ये वाली, और ये क्या है, सीरो रेखा है। ये भी खड़ी पाई है और ये फ में भी सीरो रेखा है। तो हमारी केंद्रीय हिंदी निदेशालय जब मानकीकरण जारी की तो उसने बताया कि इस खड़ी पाई को जो कोई वर्ण पार करेगा तो उसको आधा लिखने के लिए उसके पर को क्या करेंगे, काट दिए जाएंगे। ठीक है, अगर दहलीज पार करोगे तो पैर काट दिए जाएंगे। तो क्या है, खड़ी पाई को लिख, जो कि पार करते थे वर्ण, उसको लिखने के लिए इसके जो है कि जो पार करते थे उसको आधा काट दिया जाता है। उम्मीद है यही दो ऐसे वर्ण हैं क और फ। पूरी वर्णमाला में विचार कीजिएगा कि क और फ के अलावा कोई ऐसे वर्ण नहीं है जो कि खड़ी पाई को पार करके लिखे जाते हों। ये दो होती है संख्या। फिर हमें क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ कि पूरी वर्णमाला में लोटनिक व्यंजन कितने होते हैं। तो लोटनिक व्यंजन जो होते हैं वह उनकी संख्या 9 होती है। लोटनिक व्यंजन का मतलब है जो नीचे से घुमावदार होते हैं, जिनमें की खड़ी पाई नहीं होती है। ठीक है, जिनमें खड़ी पाई नहीं। अब इसमें कुछ लोग सोचेंगे कि अरे लोटनिक तो ई भी है ऊ भी है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं व्यंजनों की, न कि स्वर की। एक भी जान लो कि कोई भी डाउट क्लियर एकदम कर देंगे, कोई डाउट नहीं बचेगा। स्वर की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं व्यंजन की। ठीक है, लोटनिक व्यंजन यानी कि जो नीचे से घुमावदार हैं। देखिए यहाँ पे जो नीचे से घुमावदार हैं, तो उनको लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हलंत का। यानी कि जब हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे कि छ हो गया, तो यहाँ पे आधा लिखने के लिए हलंत का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, तो उसको लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया। उसके बाद जो है कि 22 वर्ण ऐसे बचते हैं जो कि न तो नीचे से घुमावदार होते हैं और न ही खड़ी पाई को पार करते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ण हैं वह खड़ी पाई को पार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। तो उसको आधा लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको आधा लिखने के लिए इसकी खड़ी पाई को ही हटा देते हैं। जैसे कि ख को आधा लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। घ को कैसे लिखते हैं, ऐसे खड़ी पाई को हटा देते हैं। च को लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। ठीक है, वैसे ही त को लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। ठीक, यानी कि जो वर्ण न तो नीचे से घुमावदार हैं और न ही खड़ी पाई को पार करते हों, तो उनको लिखने का तरीका जो होता है उसकी खड़ी पाई को ही हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। यह किसने बताया है, तो हमारी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। ठीक है, मानकीकरण जारी कराते वक्त आप लोग पढ़ पढ़ के एकदम थक गए होंगे, मुझे पता है, एकदम माइंड स्ट्रेस में हो गया होगा। तो एक सुंदर सी लाइन आप लोगों के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर पसंद आए तो जहाँ पे बैठे होंगे वहीं पे वाह वाह कर दीजिएगा। ठीक है, तो बात करेंगे कि चांदी सोना एक तरफ, जिसे हम लोग चाहते हैं, तो चांदी सोना एक तरफ, एक उनका होना एक तरफ। जी हाँ दोस्तों, चांदी सोना एक तरफ, एक उनका होना एक तरफ। एक तरफ है उनकी प्यारी सी निगाहें, एक तरफ है उनकी प्यारी सी निगाहें, और ये दुनिया भर का जादू टोना एक तरफ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से आप लोग वर्णमाला सीख पाए होंगे। इसी के साथ मैं चंद्रलोक कुमार अब इस लेक्चर को बंद करता हूँ। अब इससे आगे जानेंगे अगले भाग में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।